नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और पिक्सी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है पिक्सी। रानी साहिबा आ गई हैं, काफी देर से आई हैं। वो पिक्सी को सैर कराने गई थी। रामदीन, क्या चाय और टोस्ट तैयार है? हाँ रानी साहिबा। दार्जिलिंग की स्पेशल चाय, मक्खन टोस्ट, कटलेट्स और बिस्किटें लेकर मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। मेरी आज ही नौकरी लगी है। अगर देर हो गई तो रानी साहिबा कहीं मुझे बर्खास्त ना कर दे। पिक्सी, लो पियो। हैं? मैं समझा था कि चाय और बिस्किट्स रानी साहिबा ने अपने लिए मंगवाए हैं, मगर वो तो उन्हें कुत्ते को पिला खिला रही है। तुम यहाँ नए हो ना, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। रानी साहिबा को पिक्सी बहुत प्रिय है, इसलिए वो उसे वही खिलाती है जो वो खुद खाती है। यही नहीं, वो उसे क्लब और सैर सपाटे पर भी ले जाती है। मगर एक कुत्ते को खिलाना ही तो है, उसके लिए खाना जमीन पर डाल दो। डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बैठाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब से इनके पति की मृत्यु हुई है, ये पिक्सी ही रानी साहिबा की एकांत जिंदगी का साथी है। इनके कोई औलाद नहीं है। क्या रानी साहिबा का और कोई रिश्तेदार नहीं है? सिर्फ एक आवारा और अयास भाई बक्कू है, जो शहर के दूर इलाके में रहता है। वो यहाँ तब आता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। बक्कू, बहन, इस बदतमीज पिल्ले को नीचे उतारो। इसको तुमने बहुत सिर चढ़ा रखा है। ये मुझे देखते ही भौंकने लगता है। पिक्सी, शांत हो जाओ। भौं भौं। बक्कू, अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई है? तुम कैसे समझ गई कि मैं पैसों के लिए आया हूं? बहन भाई को ना समझे, ये कैसे हो सकता है? ये लो 10,000 और जाओ। जब तक तुम यहां रहोगे, पिक्सी का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बहन, तुम सचमुच अक्लमंद हो। मुझे बार बार यहाँ आकर मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों नहीं ये सारी जायदाद मेरे नाम वसीयत कर देती? आखिर तुम्हारे मरने के बाद सारा पैसा मुझे मिलने ही वाला है, और कोई है ही नहीं जो इतनी संपत्ति का वारिस बने। क्यों? क्या पिक्सी नहीं है? क्या पागल हो गई हो? कोई कुत्ते के नाम जायदाद वसीयत करता है? लालची और मतलब परस्त इंसानों से वफादार कुत्ते बेहतर हैं। मैं देख लूंगा कि तुम कैसे एक आवारा पिल्ले के नाम वसीयत करती हो। पिक्सी, रात हो गई, मीठे सपनों की नींद सो जाओ। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनाना। ओह, आधी रात को बर्फीली हवाएं चल रही है। सुबह हो गई, देखूं पिक्सी उठ गया कि अभी तक सो रहा है। पिक्सी, पिक्सी अपने कमरे में नहीं है। महल का कोना कोना देखो और उसे ढूंढ कर लाओ। पर्दे के पीछे नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है। रानी साहिबा महल के अंदर और बाहर दूर दूर तक देख आए, मगर पिक्सी का कहीं पता नहीं चला। जब तक मेरा पिक्सी नहीं मिलेगा, मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। हेलो पुलिस। बक्कू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? ये पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो पिक्सी को ढूंढने का काम चाचा चौधरी को सौंपा जाए। कहते हैं उस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ भी करो, मुझे मेरा पिक्सी चाहिए। चाचा जी, मैं देख रहा हूं कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। किसी समस्या में उलझा होगा। चाचा जी, एक कुत्ते को ढूंढना है। लो, अब हमारी औकात कुत्ते बिल्लियों तक रह गई है। नहीं चाचा जी, उस कुत्ते के साथ हमारी रानी साहिबा की जिंदगी टिकी हुई है। वो कुत्ता अगर ना मिला तो रानी साहिबा भूखी प्यासी मर जाएंगी। रामदीन, आगे बोलो। पिक्सी कुत्ता हमारी मालकिन को इतना प्रिय था कि वो करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर वसीयत लिखने को तैयार हो गई। कल रात को वो कुत्ता अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू को पकड़ लिया है। बक्कू का नाम तो सुना है। रामदीन, आओ चले। चाचा जी, क्या मैं भी आऊं? नहीं साबू, कुत्ता ढूंढना है, किसी शेर से लड़ाई नहीं करनी। क्या हम गलत रास्ते नहीं जा रहे?
इधर तो पुलिस स्टेशन है, मैं ठीक रास्ते जा रहा हूं। पहले मुझे एक निर्दोष आदमी को छुड़ाना है। आइए चाचा जी, इधर आज इधर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं रानी साहिबा के कुत्ते के सिलसिले में आया हूं। बड़ा सीधा सा केस है। रानी साहिबा उस कुत्ते को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती थी। रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू ने उस कुत्ते को अपहरण कर उसे मार दिया ताकि रानी साहिबा की मौत के बाद बक्कू अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन सके। बक्कू कहाँ है? हवालात में। चलिए मैं आपको मिलवा दूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं बक्कू की जमानत देता हूं, आप पछताएंगे। मैं जैसा कहता हूं वैसा करिए। जाओ, तुम आजाद हो। रानी साहिबा, गमगीन मत होइए। जहां आपने कुत्ते को आखिरी बार देखा है वहां ले चलिए। क्या नाम बताया था उसका? पिक्सी। चौधरी साहब, मैंने पिक्सी को आखिरी बार यहां सुलाया था। रसोई घर से एक मटन की हड्डी मंगवा लीजिए। हम कुत्ते को यहां तलाश चुके हैं। जब वो यहां नहीं है तो हड्डी कौन खाएगा? जैसा कहता हूं वैसा करो। लीजिए, ये रही हड्डी। पिक्सी। रामदीन, तुम तो कहते थे कि इस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। मुझे तो ये कोई बावला नजर आता है। पिक्सी। रानी साहिबा, वो आदमी अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ। पिक्सी। भौं 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 भौं। रानी साहिबा, संभालिए अपने कुत्ते को। लपर लपर। रात को बर्फीला तूफान आया था। ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे शीशे से होकर अंदर आती रही। पतली चादर में कुत्ता ठिठुर गया था और दूर पड़ी रजाइयों में जा छिपा और देर तक सोता रहा। नौकरों ने सारे कोने तलाश लिए मगर रजाइयां उठाकर नहीं देखी। हड्डी की खुशबू कुत्ते के नथुने में पहुंचते ही वो उछलकर बाहर आ गया। चाचा जी, मेरी एक जिज्ञासा दूर करते जाइए। आपको कैसे पता चला कि बक्कू निर्दोष है? तुलसी पनवारी ने मुझे सुबह बता दिया था कि बक्कू सारी रात उसके यहाँ बैठा ताश खेलता रहा। एक आदमी एक समय में दो जगह तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मटर पुलाव। चाचा जी, मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। साबू, अगर कुछ खाना है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए। घर चलते हैं, वहां तेरी चाची गर्मा गर्म हमें मटर पुलाव बनाकर खिलाएगी। तो फिर हमें जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। लो, हम पहुंच गए। अरे भगवान, आज हमारा मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। मुंह उठाया और आगे मटर पुलाव खाने। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है और गैस भी खत्म है। इस समय खाने को कुछ नहीं मिल सकता, समझे? लेकिन मुझे और साबू को बड़ी भूख लगी है। देखो, अगर मटर पुलाव खाना है तो 10 किलो चावल, 5 किलो हरे मटर, ईंधन और घी लाना होगा। इनमें से अगर कोई भी चीज ना आई तो मटर पुलाव नहीं बन सकता। चल भाई साबू, इन चीजों का कहीं से इंतजाम करें। भूख इतनी तेज लगी है कि अगर इस समय सूखे चने भी खाने को मिल जाते तो उन्हें मेवा समझता। सेठ दमकल दास, माना कि तुम्हारे दोस्त लालगनी का परिवार खाने पर आ रहा है, पर तुमने मटर पुलाव इतना बनवा लिया है जैसे कोई बारात जिमने आ रही है। सेठ लालगनी का परिवार किसी क्रिकेट टीम से कम नहीं और वे खाते भी दिल खोलकर हैं, इसलिए इतना खाना उनके लिए बनाना मुनासिब है। ट्रेन ट्रेन। मैं टेलीफोन सुनकर आया। हेलो। क्यों? लालगनी का टेलीफोन था। वो कह रहा था कि अचानक काम पड़ जाने की वजह से आज उसका परिवार खाने पर नहीं आ सकेगा। इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेंगे? खाना फेंकना ठीक नहीं, कहीं दूसरे खाने वाले को घेर कर लाता हूं। ये 2 ही दर्जन के बराबर खाने वाले लगते हैं। महानुभाव, मेरे यहाँ स्वादिष्ट मटर पुलाव बना पड़ा है मगर कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों मेरे मेहमान बने तो बड़ा एहसान होगा। ईश्वर, तेरी अजब लीला है। कहीं खाने वाले हैं तो खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं। चल साबू, आज सेठ जी के यहाँ ही मटर पुलाव खाया जाए। अंदर आ जाइए, मेरा साथी बाहर ही रहेगा। लो, तुम वहीं खाओ। अंदर, वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। बाहर, आखिर ईश्वर ने सुन ही ली। पासी, बसनों,
मेरी नाक में मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। जेकोब करीब ही एक लंबा आदमी वो खा रहा है, मेरे हाथ में बंदूक, और फिर वो बदतमीजी से अकेला खाए जा रहा है। मैं उससे वो छीन कर लाता हूं। क्या तुम मटर पुलाव खा रहे हो? हाँ, बड़ा जायकेदार है। वो पूरा बर्तन मेरे हवाले कर दो। 1 मिनट ठहरो, जल्दी। लो, टन। साबू, मैंने बर्तन गिरने की आवाज सुनी। बर्तन गिरा तो था, पर किसी के सिर पर। लेकिन तुम्हारा मटर पुलाव, वो मैं खा चुका हूं। इसे हटाओ। लो, बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की भैंस। वाह, इतवार का दिन और टीवी पर मनोरंजक प्रोग्राम, उठने को जी नहीं चाहता। पोंगलू, देखो, अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में चाचा चौधरी टीवी देखने में व्यस्त है। गोंगलू, इससे हमें क्या सरोकार? सरोकार है, क्यों ना बाहर से हम चाचा चौधरी की भैंस लेकर चंपत हो जाएं? मुफ्त का दूध मक्खन खाने को मिलेगा। मगर घोंगलू, भैंस तो रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी को खूंटी से खोलकर हम भैंस को लेकर 9 to 11 हो जाएंगे। चाचा चौधरी टीवी देखता रह जाएगा। रस्सी उधर जा रही है, खूंटी भी उधर होगी। रस्सी और आगे जा रही है। शायद खूंटी मकान के पीछे होनी चाहिए। पता नहीं चाचा चौधरी भैंस को इतनी लंबी रस्सी क्यों बांधता है। रस्सी और भी आगे जा रही है, लेकिन अब ये खत्म होने वाली है। बाप रे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जालसाजी की सजा। पौ। अरे धमाके, तुम जेल से कब छूटकर आए? अरे चाचा चौधरी, धमाका सिंह, तुम तो फटीचर थे। फिर ये सूट बूट, ये कार, वो ये ठाट बाट, मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब मेरे शौक की वजह से हुआ है। भाई, शौक तो हमें भी है, लेकिन हमारी काया पलट नहीं हुई। तुम्हारा वो कैसा शौक है लोगों को बेवकूफ बनाने का? मैं समझा नहीं। जिस तरह किसी को पान खाने का शौक होता है, उसी तरह किसी को गाना बजाने का, और किसी को कविता करने का, उसी तरह मुझे दूसरों को बेवकूफ बनाने का शौक है। सुनो, ये कार मैंने कैसे हासिल की। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक जगह मैंने कार खड़ी देखी, मुझे ये पसंद आई। मैं कार के मालिक के पास गया। भाई साहब, क्या आप अपनी ये देसी कार मेरी नई इंपोर्टेंट मर्सिडीज कार से बदलना चाहोगे? क्यों मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने वो कार बर्निल में खरीदी थी। जब उसे भारत लाया तो पिताजी ने कहा कि वो कार विदेशी, कि वो कोई विदेशी चीज घर में नहीं रखेंगे, इसलिए समस्या खड़ी हो गई। सौदा पक्का, तुम मेरी कार ले सकते हो। तुम तो मेरी कार में जा बैठे, परंतु तुम्हारी इंपोर्टेंट मर्सिडीज कार कहाँ है? उसे जेब से निकाल रहा हूं। खिलौना? बात इंपोर्टेंट मर्सिडीज की तय हुई थी, सो तुम इस पर मेड इन जर्मनी की मोहर देख सकते हो। कार के साइज का जिक्र कभी नहीं हुआ। अच्छा, चलता हूं, मुझे और भी काम है। इस तरह मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों के बदले में ये नया पैड कोट लिया। जूते, टाई और घड़ी भी हथिया लिए। ये तो धोखाधड़ी है। बस एक ही चीज की कमी है, रहने के लिए सुंदर सा मकान। धमाके, मेरा कहा मानो और ये जालसाजी छोड़ दो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अब मेरे पास ये एक खिलौना है, और इस खिलौने के बदले में मुझे सचमुच की आलीशान इमारत हथिया लूंगा। अच्छा चाचा चौधरी, बाय। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे एक भव्य मकान में बैठे पाओगे। ये भवन सुंदर है, इसके मालिक से बात की जाए। कहो महाशय, आपने एक मंजिले भवन को मेरे 2 मंजिले इमारत से बदलोगे? जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। देखते नहीं, मैं चीनी फिलोसफर कन्फ्यूशियस की किताब पढ़ रहा हूँ। कन्फ्यूशियस की किताब तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, मगर 2 मंजिला मकान पाने का चांस अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। सच कह रहे हो, बिल्कुल। तो फिर दरवाजे से अंदर आ जाओ। काम बन गया। रहने के लिए इस भवन से बेहतर और कोई नहीं होगा।
मैं इस भवन का नाम लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पेंटर साहब, अब तो मैंने इसी भवन में रहना है और जब चाहूँगा तब देख लूँगा, आप अपना काम करते रहो। बड़ा अजीब आदमी है ये, आखिर अंदर क्यों जा रहा है? ये कार तो धमाके की है, वो यहीं कहीं होगा। चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। क्यों धमाके? क्या रहने के लिए तुझे भवन नहीं मिला? मिला तो फिर रो क्यों रहा है? इस भवन में अपनी मर्जी से अंदर आ तो सकते हैं, मगर मर्जी से नहीं जा सकते। मैं फंस गया हूँ, मुझे निकालो, मेरी तौबा। एक मिनट, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि ये भवन है क्या। पागल खाना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रानी सैनीब। दूर एक टापू कोलामसर में। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रानी सैनीब का पति हूँ, कभी थे। नौजवान, रानी सैनीब ने तुमसे शादी की, तुम्हें राजकीय आराम और वैभव दिए, मगर अब रानी तुमसे ऊब गई है, इसलिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक शाही मौत मर रहे हो। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कोलामसर की रानी सैनीब। मनसी, अब तक कितने आदमी मुझसे शादी करके मर चुके हैं? महारानी, राजकीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 24 आदमी ये श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं नई शादी करना चाहती हूँ। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम इस किताब में दर्ज हैं, आप जिसे चाहें चुन लें। इस पृष्ठ पर चाचा चौधरी और साबू के नाम दिए हैं, क्योंकि ये दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं। चाचा चौधरी बुद्धिमानी के लिए और साबू ताकत के लिए मशहूर है। पोंग, उन दोनों को पकड़ लाओ। देखने के बाद मैं चुनाव करूंगी कि किससे शादी की जाए। उधर, आहा, पता नहीं इस छोटी शीशी के अंदर क्या है। अरे साबू, उस शीशी को छोड़ दो। मेरे साइंसदान प्रोफेसर जेड ने एक अद्भुत इत्र का आविष्कार किया है। इस शीशी में वही भरा है। ये गधा रोनी सूरत लिए घूम रहा है, क्योंकि आज इसके मालिक ढोलू कुम्हारे ने डंडों से इसकी मरम्मत कर दी है। मैं इस उदास गधे को ये इत्र सुंघाता हूँ। इस इत्र की सुगंध नारी द्वारा हमारे मस्तिष्क के इस हिस्से को क्रियाशील कर देता है जिसका संबंध हंसने से है। जब तक ये सुगंध उसकी नारी में बसी रहेगी, ये गधा हंसता रहेगा। चाचा चौधरी, हमारे टापू काला मसवर के ये फल खाएं और आपको ये फल स्वादिष्ट लगेंगे। इस फल का अजीब स्वाद है, जैसा पहले कभी ना चखा हो, पर है मजेदार। दोनों बेहोश हो गए हैं। दोनों को बांधकर ले चलते हैं। हेलीकॉप्टर तेज नहीं उड़ सकता क्योंकि लंबा आदमी काफी भारी है। इन्हें सैनोब के सामने जल्दी से ले जाना होगा। अजीब आदमी को चुनती है सैनोब, और सैनोब के महल के अंदर दोनों में से ये छोटा आदमी तीक्ष्ण बुद्धि और समझदार है। मैं इसी आदमी के से शादी करूंगी, क्योंकि ये अक्ल में दूसरों से श्रेष्ठ है। हमें धोखे से यहाँ लाया गया है, पर तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी 25वीं पति होने जा रहे हो। शादी के बाद तुम्हें वो सब शान शौकत मिलेगा जो एक राजा को मिलता है। और जब तुम्हारा मन मुझसे उब जाएगा तो तुम मुझे मार डालोगी, जैसे खिलौने के से खिलकर दिल भर जाने के बाद वो बच्चा खिलौना को तोड़ डालता है। ऐसी मौत पाने के लिए कई नौजवान तैयार रहते हैं। रानी सैनीब, शादी पर मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। सचमुच तुम अक्लमंद हो। आहा, इस ड्रम में तो भीनी भीनी सुगंध मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। रानी साहिबा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। उन्हें हंसने से फुर्सत मिलेगी तभी वो शादी करेंगी ना। हमारी रानी लगातार हंसती जा रही है। इसने ना जाने उसे क्या जादू टोना कर दिया है। मारो इसे। मेड को हटो।
चाचा जी, वो हंसी के इत्र की शीशी तो उसी टापू पर रह गई। अच्छा है, अगर उसे घर ले आते तो डर था कि कहीं उसे तेरी चाची ना सूंघ ले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेचारा गोबर सिंह। साबू कहाँ चल दिया? चाचा जी, दुलत्ती चंद की मिल में पत्थर की सीले ढोने का काम मिला है, वही जा रहा हूं करने। अरे भगवान, तुम तो घर बैठे हो। बंतू की लड़की की शादी है, वहां पर आज महिला संगीत का प्रोग्राम है। मुझे मेरा जाना जरूरी है। मुझे उनसे हमदर्दी है जिनको तुम्हारा संगीत सुनना पड़ेगा। चलो, वक्त काटने के लिए ये किताब पढ़ना अच्छा है। चौधरी, काफी पढ़ लिए ये किताब, अब जिंदगी को असली धरातल पर आ जाओ। गोबर सिंह, तुम जेल से छुटकर कब आए? आज ही। तुमने ही मुझे जेल भिजवाया था। सोचा अब जब मैं सबसे पहले छूटूंगा तो तुमसे अपना हिसाब बराबर किया जाए। तुम अभी तक बैठे हो, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं कि गोबर सिंह से कैसे पेश आते हैं। उठो और मेरी तरफ पीट करके खड़े हो जाओ। चौधरी, अब तुम मरने जा रहे हो। कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बता दो, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। मुझे एक सीटी बजाना अच्छा लगता है, एक बार वो बजा लेने दो। चौधरी, ये इच्छा हमने मान ली, पर अफसोस है मेरे सिवा तुम्हारी मधुर सीटी और कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मैंने साबू और तुम्हारी पत्नी को बाहर जाते हुए देख लिया था। तभी सीटी बजाते ही भौं भौं तड़ाक, भागो। गोबर सिंह, तुम्हारी दाई आंख काली क्यों है? शायद सुरमा ज्यादा लग गया होगा, या फिर कहीं से पीट कर आ रहे हो। यही सच है भाई धमाका सिंह। चाचा चौधरी की अक्ल देखकर चाचा चौधरी को अकेले देखकर मैं उसे मारने गया था, पर उसकी सीटी का इशारा सुनकर उसका कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डाकुओं का बादशाह एक चूहे से पिटकर आ गया। लो ये स्टैन गन, जाकर सारी गोलियां चाचा चौधरी के पेट में उड़ेल दो। उसे देखते ही मैं भून कर रख दूंगा। इस बार सीटी बजाने का चांस भी नहीं उसे दूंगा। रॉकेट, बाहर जाओ और घूमो फिरो, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। ये मेरी मार के दायरे में है। अभी वो जिंदा है, अगले पल उसकी लाश जमीन पर पड़ी होगी। तर 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 तर, ये क्या? अचानक ये पत्थर बीच में कहां से आ गई? लाला दुलत्ती चंद के पत्थर की भारी सीले जब मैंने ढो दी तो उसने मुझे एक सील घर ले जाने के लिए दे दी थी। अरे, मेरी गोलियां खत्म हो गई। गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। बचाओ, मुझ पर रहम करो। पहले वादा करो, फिर कभी इधर का रुख नहीं करोगे। मेरी तौबा, तुम जा सकते हो। गोबर सिंह, तुम पापड़ कैसे बन गए? क्या तुम्हारे ऊपर से रोड रोलर निकल गया? उससे भी बुरा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं। छोटू और खोटू। छोटू और खोटू दो दोस्त थे। वो जो भी काम करते थे उल्टा होता था, इसलिए वे बड़े निराश थे। भाई खोटू, हाँ भाई छोटू, दुनिया भर के लोग हमें बेवकूफ और निकम्मा समझते रहे। हमें कुछ करना चाहिए ताकि लोग हमें बेवकूफ ना समझें। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? क्यों ना हम दोनों चाचा चौधरी के शागिर्द बन जाए? सुना है उससे आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ। वाह छोटू, तुमने बिल्कुल पते की बात कही। चलो चाचा चौधरी के पास। चाचा जी, हमें अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि हम बेवकूफों को भी थोड़ी सी अक्ल आ जाए। क्या तुमने कभी कोई बहादुरी का काम किया है? हाँ, एक बार मैंने पहाड़ को अपने हथेली पर उठा लिया था, लेकिन वो राई का पहाड़ था। दिन भर मैं शेरों से घिरा रहता हूँ, लेकिन वे शायरों के शेर होते थे। कुछ भी हो, आज में तुम दिलचस्प नजर आते हो। आज से तुम दोनों मेरे शागिर्द। अब जाओ और कोई काम करके मुझे दिखाओ। चल भाई छोटू, आज हम चाचा चौधरी को दिखा दें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो देखो, वो उस बेचारे को मारने के लिए दौड़ रहा है।
अपने से निर्बल को मारना कहाँ की इंसानियत है। मैं उस खुसट को अभी मजा चखाता हूँ। क्यों बे, तो उस दुर्लभ पतले को मारने के लिए क्यों भागा जा रहा है? मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। जब तक वे दोनों लड़े, भागने का अच्छा मौका है। ढिसू, ये लो, मगर मेरी बात तो सुनो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले चलो इस कमबख्त को चाचा चौधरी के पास। चाचा जी देखो, तुम्हारे आदमियों ने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। क्यों, क्या हुआ? एक बदमाश मेरी पॉकेट मारकर भाग रहा था। मैंने डंडा लेकर उसका पीछा किया। तुम्हारे छोटू और खोटू ने पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। अरे, अगर ये बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे, तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? मूर्खो, तुमने मेरा नाम डुबो दिया। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मोटू भाई, हाँ भाई खोटू, ये तो फिर हमारी किरकिरी हो गई। कोई बात नहीं, अभी और कई मौके आएंगे हमें अपने कर्तव्य दिखाने के। तभी अचानक भौ भौ भौ। क्यों भाई छोटू, तुमने कुछ कहा मुझे? तू खोटे का खोटा ही रहा। ये क्या तुझे किसी इंसान की आवाज लगती है? अरे, ये कोई कुत्ता भौंक रहा है। वो देखो, ये आवाज उस कार में से आ रही है। कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दो, हमें क्या। कहीं फिर कोई काम हमसे उल्टा ना हो जाए। नहीं, इस बार हम हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। आखिर हमने अपने खलीफा चाचा चौधरी को भी कुछ करके दिखाना है। अच्छी बात है, चलो चलकर देखें। अरे, इसमें तो और कोई नहीं है, सिर्फ कुत्ता है। उसे प्यास लगी है, वो पानी के लिए जीभ निकाल रहा है। इसके मालिक कहाँ गए? कमबख्त कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कुत्ता प्यासा ही अंदर मर गया तो क्या होगा? ओह, इस कार का दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है ताला लगा गए हैं। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना हम ईंट मारकर कार की खिड़की तोड़ दें और कुत्ते को बाहर निकाल दें। मानता हूं उस्ताद, तेरा भी जवाब नहीं। उस कार के मालिक दो डाकू बैंक के अंदर, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब लोग खनचाजी समेत अपने सारे नोट और जेवर सामने फर्श पर डालते हैं और देखते ही देखते नोटों और जेवरों का ढेर लग गया। उधर छोटू और खोटू कार का शीशा तोड़ने की तैयारी करते हैं। हम दोनों एक साथ ईंटें मारते हैं। हो सकता है एक का निशाना चूक जाए तो दूसरे को ईंट तो निशाने पर ही बैठेगी। ठीक है। और दोनों एक साथ ईंट उठाकर शीशे पर मारने के लिए फेंक देते हैं। उफ, मारे गए, दोनों का निशाना चूक गया और ठक। ओह हाय, मैं मरा। अरे, फिर घोटाला हो गया। छोटू, चलो उस बैंक के मैनेजर से माफी मांग लें। अरे, यहां तो कुछ और ही माजरा है। छोटू खोटू, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तभी चाचा चौधरी चेक बनाने उस बैंक में आते हैं। छोटू खोटू, मुझे मैनेजर साहब ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाईजैकर। अरे भाई साहबू, कहाँ भागे जा रहे हो? एक रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है। क्रेन आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलवा भेजा है। गाड़ी पटरी पर रखकर अभी आता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूं मेरे जिम में क्या काम है। अरे पतंगी राम, क्यों रो रहे हो? मुझसे ये पतंग नहीं उड़ रही। धत तेरी की, इतनी सी बात, तुम करनी दो, हम पतंग उड़ाकर दिखाते हैं। छोड़ो। वाह, देखा, तुम्हारी पतंग अब आसमान को छू रही है। और तभी ओह चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठे जा रहे हैं। हमारी पतंग हवाई जहाज में अटक गई है। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारी हड्डी पसली एक नहीं बचेगी। इसलिए हम डोर के सहारे उस हवाई जहाज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अरे पायलट साहब, बड़ी मुश्किल से आपके जहाज तक पहुंचे हैं, जरा बटन दबाकर दरवाजा तो खोलिए। जहाज के अंदर कोई हिले नहीं, मैं जहाज को हाईजैक कर रहा हूं। तभी पीछे से तार, हाय, जहाज अगले हवाई अड्डे पर उतरता है। चलो, तुम्हारी पतंग की वजह से एक हाईजैकर पकड़ा गया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स के पेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ही खराब थी, और आप देख सकते हो कि इसको पढ़ना भी काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।